वेलकम बैक टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं 11th के इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नॉट हमने, ऑफ कोर्स सीबीएसई ने। 11th के इकोनॉमिक्स को सीबीएसई ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन। अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को विद द मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। क्या होता है इकोनॉमी? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. इकोनॉमी क्या है? एक वो सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करवाता है द मीन्स टू डू वर्क एंड अर्न द लिविंग, मतलब काम करो और पैसा कमाओ। ठीक है, जब तक हम काम नहीं करेंगे हम पैसा कैसे नहीं कमाएंगे? पैसा कमाएंगे तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे। तो काम करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। किसके लिए? लाइफ को जीने के लिए। ठीक है बच्चों, इकोनॉमी जो होती है वो तीन तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। सबसे पहले मैं बात करूंगी मार्केट इकोनॉमी की। बच्चों, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली। Sorry. Students, types of economies. There are three types of economies: market economy, socialist economy and mixed economy. बच्चों, market economy वो इकोनॉमी जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज को और ओन और मैनेज करता है प्राइवेट सेक्टर, और सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें सारे रिसोर्सेज कौन मैनेज करता है? पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट। और मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके सब चीजें करती है, मतलब कुछ सेक्टर्स तो पब्लिक के हाथ में होते हैं और कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के हाथ में होते हैं। बच्चों, मार्केट इकोनॉमी जो होती है जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, उसका मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, जबकि सोशलिस्ट का क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और मार्केट मिक्स का क्या होता है? सोशल वेलफेयर प्लस अर्निंग प्रॉफिट बोथ। ठीक है, तो बच्चों ये तो था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। एक बार अपन इसे टेबल के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्सेज, आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का दूसरा नेम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, देन मार्केट इकोनॉमी, इसका डिसीजन मेकिंग कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। जबकि देखिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जबकि सेंट्रली प्लान्ड में कैसी होती है? डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट ओनली। एंड मिक्स्ड में कैसी होती है? बाय बोथ द सेक्टर्स। बच्चों, मार्केट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। और सेंट्रली प्लान का सोशल वेलफेयर, और मिक्स का प्रॉफिट मोटिव प्लस सोशल वेलफेयर। मार्केट इकोनॉमी आप देख सकते हो, मैक्सिको, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया, सॉरी यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड चाइना, यूएसए, इन सब में क्या है? मार्केट इकोनॉमी। बच्चों, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आप देख सकते हो चाइना, वियतनाम एंड क्यूबा में, और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, आइसलैंड, स्वीडन। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे तो ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में इसे लिख के आए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी वर्ड का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज की कमी। स्कैरसिटी कब होती है? जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो। मींस व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। एक बार बच्चों बस की डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। Scarcity refers to a situation when demand for a good exceed its supply even at a zero price. For example, medicines in government hospitals. You all know that गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन कैसे मिलती है? फ्री मिलती है। उसके बाद भी उसकी डिमांड क्या रहती है? कम, और सप्लाई क्या रहती है? सॉरी, डिमांड क्या रहती है? ज्यादा, और सप्लाई क्या रहती है? कम। ध्यान से सुनेंगे बच्चों इस एग्जाम्पल को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पे मेडिसिन फ्री रहती है
वहां पे हमेशा उसकी डिमांड हाई होगी और सप्लाई हमेशा कम होगी, तो वहां पे क्या है, स्कैर्सिटी, उस चीज की कमी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स कि हम हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसे किस तरह से सेटिस्फाई कर पाए। देखो बच्चों, ये बात आप सब जानते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड, और वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सेम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कभी ना खत्म होने वाली इंसान की इच्छाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूसेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट में 5000 रुपीज है, आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, आपको पसंद आया 4000 का शर्ट और 2000 के शूज, तो क्या आप दोनों चीजें खरीद पाएंगे? नो, पॉकेट में ओनली 5000 है और टोटल कितना हो रहा है, 6000। अब आपके पास क्या आएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या तो आप शर्ट खरीद लो या आप शूज खरीद लो। इसलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हमारी बेसिक क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड, ओनली 5000 रुपए है आपके पास। वांट कैसी है, अनलिमिटेड, शर्ट भी चाहिए, शूज भी चाहिए, और ये क्या है, रीअकरिंग है। अगर आज मैंने शर्ट ले लिया तो 2 महीने बाद मैं शूज का ट्राई करूंगी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? अभी तक हमने सिर्फ खाली बेसिक पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसे क्या बोला गया है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज in such a manner that consumer can get satisfaction, producer can get profit and society or nation can get social welfare। मतलब इकोनॉमिक्स को हमने एक वो ह्यूमन बिहेवियर बोला है जिसमें हम क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर मतलब लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से पुट करना या प्लॉट करना कि जो 3 मेजर मैं बोल सकती हूँ कि इकोनॉमिक एजेंट है, कंज्यूमर, उसे मिल जाए सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को मिल जाए प्रॉफिट, और जो सोसाइटी है या नेशन है इसे मिल जाए सोशल वेलफेयर। ठीक है, स्टूडेंट ये है सेल। सेल मीन्स रिसोर्सेज। ठीक है, इसको हमने 3 उसमें प्लॉट किया है। एक अपन ने लिया है कैपिटल सी, एक अपन ने लिया है लेबर एल, दूसरा हमने लिया है अगेन एल लैंड, और तीसरा हमने लिया है एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सेल। बच्चों इकोनॉमिक्स में जहां कहीं भी वर्ड रिसोर्सेज आए आपको फोकस करना है कि मैम सेल की बात कर रही है। ठीक है, सी यानी कैपिटल, ई यानी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज, एल यानी लेबर और एल यानी लैंड। तो ये मेरा टोटल क्या बन जाता है, सेल। नाउ स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मींस व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मींस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। एक बार बस वो रीड करते हैं। It deals with what is or how the economic problems are actually solved. Normative, it deals with what ought to be या what should be और how the economic problems should be solved. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, और नॉर्मेटिव कैसे की जानी चाहिए।
बच्चों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, ट्रू और फॉल्स, बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये ट्रू और फॉल्स नहीं होते हैं, इट इन्वॉल्व्स ओपिनियंस ओनली कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको क्या मिलते हैं, वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जांपल देखेंगे आप, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडियन इकोनॉमी में प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। जबकि नॉर्मेटिव में क्या है, इंडिया शुड टेक प्लेस टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि राइजिंग प्राइस क्या हो, कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन क्या हो, कंट्रोल हो। तो बच्चों प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये है पॉजिटिव जो प्रेजेंट कंडीशन है। और होना क्या चाहिए, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइज इन प्राइस, शुड टेक स्टेप्स मतलब इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। क्लियर। Now student next आता है branches of economics. There are two branches of economics. First one is the microeconomics, second one is the macroeconomics. सबसे पहले हम बात करेंगे microeconomics. Microeconomics is that part of the economic theory which studies the behavior of individual unit of an economy. Means economy की जो individual unit है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट्स की, aggregates of the economy as a whole, ठीक है। So macroeconomics is that part of the economics theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole। मतलब माइक्रो में आप बात करते हो इंडिविजुअल की और मैक्रो में आप बात करते हो इकोनॉमी एज अ होल की। माइक्रो को अपन प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो को अपन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। बच्चों माइक्रो के अंदर अपन ये अज्यूम करते हैं जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट। Friends, it assumes that all the macro variables like national income, saving, consumption, etc. are constant। मतलब माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या समझते हैं कि वो कांस्टेंट है, जबकि मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, फर्म, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। माइक्रो में हम समझेंगे कि मैक्रो कांस्टेंट है और मैक्रो में हम समझेंगे कि माइक्रो कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट और उसमें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। बच्चों ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। Now students, we are going to start very important topic of this chapter which is central problem of an economy. Students, there are three central problems of our economy: what to produce, how to produce, for whom to produce. Now let us discuss one by one. फर्स्ट हम लेंगे what to produce. what to produce, हम क्या प्रोड्यूस करें। बच्चों what to produce को हमने दो डायमेंशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट, what goods are to be produced, in what quantity goods are to be produced। मतलब हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और हम किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। एक बार देखते हैं। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच कंज्यूमर गुड, राइस, व्हीट, क्लोथ या फिर कैपिटल गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है एक इकोनॉमी के अंदर, नॉट कंज्यूमर सॉरी, अब प्रोड्यूसर को, एक प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर कि या तो वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करे, भाई जैसे व्हीट, राइस, बार्ले, या फिर वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे जैसे मशीनरी, या मैं बोल सकती हूँ ट्रैक्टर वगैरह, या तो वो सिविल गुड्स प्रोड्यूस करे, ब्रेड बटर, या वो वॉर गुड्स प्रोड्यूस करे जैसे टैंक, गन्स एक्सेट्रा। मींस अ प्रोड्यूसर हैज टू थिंक दैट उसे किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, वो क्या प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आता है इन व्हाट क्वांटिटी। अब उसको ये भी डिसाइड करना है कितना मैं कंज्यूमर प्रोड्यूस करूं, कितना मैं कैपिटल प्रोड्यूस करूं, कितना मैं सिविल प्रोड्यूस करूं, कितना मैं वॉर गुड्स प्रोड्यूस करूं। क्योंकि प्रोड्यूस उसको सारे करने हैं बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। सो व्हाट टू प्रोड्यूस यही है कि हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें।
नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से हम प्रोड्यूस करें। देखेंगे दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। देखते हैं, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर लेस कैपिटल इज यूज्ड। बट जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर ज्यादा लेबर यूज होता है और लेस कैपिटल यूज होता है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव के अंदर मोर कैपिटल और लेस लेबर यूज होता है। देखो बच्चों, अगर अपन लेबर इंटेंसिव पे जाते हैं ना, तो नो डाउट वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा क्योंकि उसमें ज्यादा लेबर यूज हो रहा है, बट आउटपुट क्या आएगा, लेस आएगा। अगर मैं कैपिटल में जाती हूँ, नो डाउट मेरा आउटपुट ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, बट मेरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा, लोगों के लिए कम हो जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना होता है इन एन इकोनॉमी के अंदर कि वो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम लेबर इंटेंसिव यूज कर सकते हैं या हम कैपिटल इंटेंसिव यूज कर सकते हैं, या दोनों को बैलेंस बना के हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। देखो बच्चों, ये बात आप सब जानते हो कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें पुअर सेक्शन अलग है, रिचर सेक्शन अलग है, और दोनों के जो गुड्स है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो इकोनॉमी में डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, पुअर सेक्शन के लिए या रिचर सेक्शन के लिए। लेट्स गो थ्रू इट। This problem refers to selection of the category of people who will ultimately consume the goods, whether to produce goods for the more poor or less rich or more rich and less poor. It means this problem is connected with the distribution of income. तो बच्चों ये प्रॉब्लम किसके साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ। Since resources are limited, in every economy, no society can satisfy all the wants of the problem. Thus, a problem of choice arises. देखो बच्चों, इकोनॉमी में डिसाइड करना कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसके साथ रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ। सबके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड, और वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड, और अगेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है। तो बच्चों ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्लियर? So, for example, if you are working in a bank and getting a salary of rupees 50,000 per month, 40,000 per month, sorry. Further, suppose you receive 2 more job offer. Means you are working in a bank and you are getting salary of rupees 40k. ठीक है? और job offer आते हैं, पहला to work as an executive 30,000 per month or to become a journalist at rupees 35,000 per month. मतलब या तो आप एज एग्जीक्यूटिव वर्क करो 30,000 रुपए महीने में, या जर्नलिस्ट एज 35,000. In the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone to rupees 35,000. इस केस स्टडी के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं बैंक में 40,000 रुपए, और आपके पास 2 ऑफर आता है, एक आता है 30 का, एक आता है 35 का। आपने 40 को चूज करा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 35,000 रुपए। ठीक है, मतलब 35,000। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो बेस्ट था वो आपने चूज करा, लेकिन आपने किसको सेक्रीफाइस किया, 35,000 को। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस पूरी यूनिट का, वो आता है पीपीसी, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएगा। इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से गो थ्रू करेंगे। बच्चों, मैं बार बार डेफिनेशन रीड इसलिए करती हूँ क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, इसमें हर एक टर्म का अपना मीनिंग है। अपनी टर्मोलॉजी पे प्लीज फोकस करें, स्पेशली डेफिनेशंस के केस में। PPC is a curve showing different possible combinations of 2 goods that can be produced with the given resources and technology.
पीपीसी आपको क्या बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या बताता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इधर आप एग्जांपल देखिए, मैंने पीपीसी लिया है, मतलब मैंने कॉम्बिनेशंस लिए हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई एंड एफ, और दो गुड्स कौन कौन से लिए हैं? कॉटन एंड व्हीट। बच्चों अगर आप शेड्यूल में देखेंगे तो अगर मैं 0 कॉटन ले रही हूँ, मतलब मैं कॉटन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ कॉम्बिनेशन ए में, तो मैं व्हीट कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ? 15। अगर आप एफ में देखेंगे तो मैं पूरा कॉटन प्रोड्यूस कर रही हूँ 5, तो व्हीट कितना मैं ले रही हूँ? 0। बच्चों इसी चीज को मैंने डायग्राम में बताया है, एक्स पे मैंने लिया है कॉटन और वाई पे मैंने लिया है व्हीट, देन वैल्यूज अपन ने पुट करके और क्या बना दिया अपन ने? पीपीसी कर्व। ये अपना क्या बन गया? पीपीसी कर्व। ए टू एफ इज द पीपीसी कर्व, ठीक है बच्चों। इसके दो हमने असम्पशंस है पीपीसी के, कौन कौन से है? रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज दिए हुए हैं और क्या है? फुल्ली यूटिलाइज्ड है। दूसरा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चों। इसके शेड्यूल के बारे में आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं टोटल व्हीट कॉम्बिनेशन ए में अगर मैं टोटल व्हीट प्रोड्यूस करना चाह रही हूं तो कॉटन 0 है। जैसे ही व्हीट को मैंने एक को सेक्रीफाइस किया, कॉटन का 1 बढ़ता गया, मैं और सेक्रीफाइस करती गई, ये और बढ़ता गया, मैं और सेक्रीफाइस करती रही, ये और बढ़ता गया। तो जब इसका आप शेड्यूल बनाए तो इसी ऑर्डर में बनाए, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज है अपन आगे स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड है पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो पहले अपन देखेंगे इट स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर मैं पीछे वाला ही पीपीसी बनाती हूं, यहां मैंने लिया कॉटन, ठीक है, यहां मैंने क्या लिया? व्हीट, और ये मेरा क्या है? पीपीसी A to F। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? अगर आप पिछले वाला शेड्यूल देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो कॉटन को अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे व्हीट को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इट मींस इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 2 पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 1, ठीक है। देखिए आप इसके अंदर, यहां देखिए आप, अगर वो व्हीट को सेक्रीफाइस कर रहा है जब भी तो कॉटन प्रोड्यूस कर पा रहा है, 15 से 14, 14 से 12 व्हीट को सेक्रीफाइस कर रहा है टू इंक्रीज द कॉटन, मतलब गुड 2 को सेक्रीफाइस कर रहा है टू इंक्रीज द गुड 1। इसीलिए पीपीसी क्या होता है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा आता है बच्चों पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी क्या होता है? ओरिजिन से कॉनकेव। इट इंप्लाइज दैट इट हैज एन इंक्रीजिंग स्लोप, और ये क्या बताता है कि इसका क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है एज वी मूव अलोंग दिस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे बच्चों पीपीसी कॉनकेव होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी क्या होता है अपन आगे वाली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे, बट ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी के। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो देखिए ये इस डायग्राम को बच्चों ध्यान से आप देखिएगा, इसके अंदर मैंने x और y लिया है, और x पे शो कर रही हूँ क्वांटिटी ऑफ कार प्रोड्यूस, y पे शो कर रही हूँ क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस। बच्चों वो पॉइंट्स जो पीपीसी के जैसे बोल सकती हूँ ऊपर है, ठीक है, पॉइंट बी वो क्या है? पीपीसी के ऊपर है। तो वो पॉइंट क्या है? All the points on or inside the frontier are attainable। मतलब वो पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर है और इसके अंदर है वो क्या है? अटेनेबल है। पॉइंट बी और पॉइंट ए क्या है? अटेनेबल है। और वो पॉइंट्स जो बाहर है, पॉइंट सी, वो क्या है? अनअटेनेबल है, ठीक है। सो इसमें बच्चे एक बार अपन रीड करते हैं। When economy is producing on PPC, every point on it, point B, shows full utilization of resources। मतलब पॉइंट बी हमें क्या शो कर रहा है कि हेयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ
resources. When the economy is operating at any point below the PPC or inside the PPC, it shows underutilization of resources. जैसे point A वो क्या है, below the PPC या inside the PPC, ये क्या शो कर रहा है कि resources का क्या हुआ है, underutilization. For example, unemployment, strike, etc. Any point outside the PPC, that is the point C, shows unattainable combination of output of two goods. मतलब वो क्या है, unattainable combination है. तो इस तरह से पीपीसी में 3 पॉइंट होते हैं. पीपीसी ऑन द पीपीसी, इनसाइड द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी. ऑन द पीपीसी मींस बेस्ट है, अटेनेबल है और वहां पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं. इनसाइड द पीपीसी नो डाउट अटेनेबल है लेकिन रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं. आउटसाइड द पीपीसी अनअटेनेबल है. क्लियर? Now students, we are going to start shifting and rotation of PPC. मतलब PPC की shifting है, rotation. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे change in resources, not PPC, sorry, change in resources. बच्चों चेंज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज या तो इंक्रीज होंगे या रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे. तो व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड. आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी मेरा ओरिजिनल पीपीसी है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कहां शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड, A1 और B1 पे. ये कब होगा, रिसोर्सेज कब इंक्रीज होंगे, व्हेन वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ द गुड्स. फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. देखो बच्चों, रिसोर्सेज आर इंक्रीज. रिसोर्सेज इंक्रीजमेंट का मतलब क्या है, जब या तो कोई न्यू मैं बोल सकती हूँ कोई न्यू प्रोडक्ट की डिस्कवरी हुई है, न्यू इन्वेंशन हुआ है, तब रिसोर्सेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. जब भी रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा. इट मीन्स कि हम दोनों गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड है रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड. जब रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो पीपीसी कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा. वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स. हम दोनों ही गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे. और ऐसा कब होगा, जब या तो पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी या वॉर, अर्थक्वेक, इन सब के अंदर. ठीक है. स्टूडेंट नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी. बच्चों रोटेशन ऑफ पीपीसी दो कंडीशन में होगा, रोटेशन ऑफ पीपीसी ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन फॉर ऑन द वाई एक्सिस. पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की. तो देखिए, मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्स विद द सेम रिसोर्सेज. अगर आप सेम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा एक्स प्रोड्यूस करोगे तो पीपीसी कहां रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस पे. PPC will rotate towards the x axis. और ऐसा कब होगा, न्यू पीपीसी फ्रॉम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर एक्स, मींस आप गुड एक्स के लिए इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. दूसरा है अगर y के लिए, अगर हम सेम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा y प्रोड्यूस करेंगे तो y मेरा कहां, जो पीपीसी मेरा कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द y एक्सिस. इट मींस न्यू पीपीसी फ्रॉम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर y. अब हम y के लिए इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. बच्चों डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, इधर ये देखिए पीपीसी रोटेशन टू राइट, जब मैं एक्स के लिए यूज कर रही हूँ यहां से ही रोटेट हो रहा है, और जब मैं वाई के लिए इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ तो यहां से रोटेट हो रहा है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखेंगे एमओसी refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. एमओसी means हमको कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है टू गेन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. जैसे क्लोथ और वीट के अंदर हमें वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था हर एडिशनल यूनिट को ऑफ कॉटन के लिए या क्लोथ के लिए. तो वो क्या था, एमओसी, कि आपको एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है दूसरे की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए. बच्चों यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है मार्जिनल. मार्जिनल वर्ड का मीनिंग होता है एडिशनल. इकोनॉमिक्स में ये टर्म कहीं भी आए आपके माइंड में एक ही वर्ड क्लिक करना चाहिए, मार्जिनल मींस एडिशनल. इन केस ऑफ पीपीसी एमओसी इज इंक्रीजिंग. मैंने बताया था आपको पीपीसी के अंदर एमओसी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. अगर मैं क्लोथ और व्हीट वाले एग्जांपल की बात करूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्हीट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था कॉटन या क्लोथ को गेन करने के लिए. एमओसी इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ पीपीसी.
नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये है हमारा जब एमओसी इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या होगा, कॉनकेव। जब एमओसी डिक्रीज करेगा पीपीसी क्या होगा, कॉन्वेक्स। और जब एमओसी कांस्टेंट होगा तो पीपीसी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, क्या पीपीसी स्ट्रेट हो सकता है? तो आपको लिखना है यस व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट। क्लियर? अब बच्चों ये कुछ केस स्टडीज है जो हमारे पीपीसी से रिलेटेड आती है, जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। देखिए, अगर फ्लड आता है, मतलब बाढ़ आ गई है, तो डेफिनेटली रिसोर्सेज क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, इनवर्ड यानी लेफ्ट साइड। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो अगर मेक इन इंडिया जैसा कैंपेन लॉन्च होता है तो पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बच्चों मेक इन इंडिया से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आएंगे। सो मेक इन इंडिया अपील्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, आउटवर्ड, विच इज राइट साइड। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में इस तरह की केस स्टडीज पूछी जा सकती है, तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसका इंपैक्ट लिखेंगे और इसके रीजंस भी लिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन? आई होप बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट है, आप प्लीज अपने कमेंट में नीचे मेंशन करें। मैंने कोशिश किया है कि इस चैप्टर को मैं मिनिमम चीजों के साथ मैक्सिमम आपको समझा सकूं, और बाकी इसके नोट्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप रीड मंत्रा से इसके नोट्स भी गेन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।